हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करते हैं, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये बायोलॉजी का आपका थर्ड चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि रिप्रोडक्शन है क्या। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा करता है तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। आप इसमें चिल्ड्रन या बेबीज वर्ड मत यूज करना क्योंकि ये एक जनरल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देख लो। हमारी बॉडी में कुल मिला के 9 सिस्टम है। आपको पता है कि सेल से टिश्यू, सेल जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उससे टिश्यू बनता है। ये दोनों चीजों के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा। टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में 9 टाइप के टोटल सिस्टम्स हैं। ये 4 आपने पढ़े लाइफ प्रोसेसेस में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये लाइफ के लिए एसेंशियल थे तो हमने इनको क्या बोला था, लाइफ प्रोसेसेस बोला था। ये दोनों आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़े। तो इसके इन दोनों की हेल्प से हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी सराउंडिंग्स में कोऑर्डिनेट करती है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, और ये बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन और नर्व्स वगैरह सब इसमें आ गई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गई थी। स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम आप आने वाले सालों में पढ़ोगे। वैसे आपने 6th में इसका आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ये हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये 8 के 8 सिस्टम हमारे बॉडी के सर्वाइवल में, फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने सर्वाइवल की जरूरत नहीं है, बट ये क्या करता है, अपनी स्पीशीज के लिए इसको परफॉर्म करता है। स्पीशीज का जो नंबर है वो स्टेबल रहता है और जब रिप्रोडक्शन होता है तभी आप उस स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को देखते हो। रिप्रोडक्शन के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है डीएनए कॉपिंग। क्योंकि आपको पता है कि जब ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है उसको बनने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि प्रोटीन की जरूरत है। और प्रोटीन बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर से अंदर प्रोटीन बनना चाहिए। और वो प्रोटीन किस तरह से बनेगा, आउटसाइड सोर्स से बॉडी, अपने बॉडी की सेल्स जो है अपने प्रोटीन्स बनाएंगी और वो प्रोटीन जो है आपको डीएनए के अंदर उसका रेसिपी होता है डीएनए। और डीएनए कहाँ पे है, डीएनए आपका क्रोमोसोम्स में है। क्रोमोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल से बने हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन्स, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग, डीएनए की कॉपी बनना। तो भी नई सेल बन रही है उसके अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी नई सेल बन रही है उसके अंदर डीएनए जरूर होना चाहिए क्योंकि तभी वो प्रोटीन बना पाएगी। तो डीएनए कॉपिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही होती है। डीएनए कॉपिंग जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो 100% एक्यूरेट अगर नहीं है तो इसमें क्या होता है, माइनर वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशंस क्या है, माइनर डिसिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। आप ह्यूमंस को देखते हो कितने सारे वेरिएशंस है ना। आप हर बच्चे को अपने क्लास के अलग अलग पहचान सकते हो बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेक बेसिस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का ये बेसिस बनाते हैं वेरिएशंस, ठीक। तो कभी कभी ये वेरिएशंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होते हैं और सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। लेकिन कभी कभी ये वेरिएशंस जो होते हैं, अक्सर वेरिएशन जो होते हैं हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में। तो फिर ये वेरिएशंस क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस तरह से ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसको हम बोलते हैं निश, ठीक है। ये वेरिएशंस उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं अपने निश में रहने के लिए।
अब कभी कभी इस निश में कोई कोई चेंजेस आ सकते हैं। किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन है और उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स में अगर वेरिएशंस हैं तो इसमें निश में चेंजेस आने पे इनमें से कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द स्पीशीज रहेंगे। इसका मतलब है कि वेरिएशंस क्या हैं, अगर ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के लिए इतने अच्छे ना हो, बट ये क्या होता है स्पीशीज के लिए इन ऑल अच्छे होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है, टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए कॉपिंग हो रही है और जो डीएनए आ रहा है वो किससे आ रहा है, ओनली वन पेरेंट से ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही पेरेंट से आ रहा है तो क्या होगा, लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन। और आपको पता है इसमें डीएनए कॉपिंग के लिए क्या होगा, जो सेल डिवीजन के लिए क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, एक सेल से दो सेल्स बन रही थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दो डॉटर सेल बन रही थी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या था, सेम एज पेरेंट था, सेम एज पेरेंट सेल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें भी पहला वो जो है वो तो डीएनए कॉपिंग ही है। ठीक है ना, डीएनए कॉपिंग है, लेकिन इसमें क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो दो पेरेंट्स में डीएनए कॉपिंग हो रही है, तो एक सोर्स ऑफ वेरिएशन तो डीएनए कॉपिंग ही हो गया। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट ही वो पहली सेल होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। और यहां पर जो है जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं गैमीट्स देने में, तो फिर क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। एक बार वेरिएशन यहाँ पे आए, एक बार वेरिएशन यहाँ पर आए, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, काफी सारे वेरिएशन होते हैं। यानी कि इवोल्यूशन की स्पीड तब तेज हुई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ। इनिशियल स्टेजेस में अर्थ में जब लाइफ इवॉल्व हुई तो शुरू में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो केवल क्या था, एसेक्सुअल था। बाद में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा तो उस समय में क्या हुआ कि वेरिएशंस बढ़ गए और रेट ऑफ इवोल्यूशन भी जो था वो तेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो दो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने अपने क्रोमोसोम्स देते हैं, सेल का गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो क्या होता है, आपने देखा है कि ये गैमीट स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कौन से सेल डिवीजन से बनती हैं, मियोसिस, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, उसमें एक डॉटर सेल से एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। अगर इसके अंदर क्रोमोसोम्स 2x हैं तो इनके अंदर XX हो। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो आपको इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन होती है, इनमें काफी सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, रिक्वायर्स लेस एनर्जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम एनर्जी चाहिए, कोई मेट्स की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे ह्यूमंस है, काफी सारे एनिमल जो हैं फूड, शेल्टर एंड मेटिंग के लिए लोकोमोशन करते हैं, वो सब इसमें जरूरत नहीं है, तो इसीलिए एनर्जी भी कम लग रही है। ये आइसोलेशन में भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अकेला है तो भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अपने बच्चों को काफी लंबे टाइम तक देखते हैं इस तरह से। और डिसएडवांटेजेस आपके क्या क्या हैं, क्योंकि मिनिमम चांस ऑफ वेरिएशन है, क्योंकि वेरिएशन का सोर्स सिर्फ एक ही है और वो मैंने आपसे कहा वो है डीएनए कॉपी। ठीक है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है और ये प्रोन टू एक्सटिंक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी नहीं है ना, वेरिएशन नहीं है। तो मान लो एक किसी जगह पे वो ग्रो हो रहे हैं और उनमें कोई एक प्लांट है, उसमें वो बहुत ठंडी जगह पे नहीं रह सकता है और सडनली किसी वजह से कोल्ड क्लाइमेट आ गया, क्लाइमेट बहुत कोल्ड हो गया, तो वो सारी की सारी पॉपुलेशन वहां पर खत्म हो जाएगी। जबकि वेरिएशन होते हैं तो वेरिएशन क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं या
एक स्पीशीज को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अगर एक पॉपुलेशन में बहुत सारी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, हर तरह के क्लाइमेटिक चैलेंज को झेलने के लिए उनमें से कोई ना कोई तो सरवाइव करेगा ही, तो वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है फिशन। फिशन माने है टूटना, ठीक है ना, ब्रेक होना। तो फिशन आपका दो टाइप का है, एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, तो सेल क्या होती है, सेल टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। सेल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड डॉटर सेल। डॉटर सेल क्यों? क्योंकि अब ये जो सेल है वो फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है और ब्रेक होकर के। ये जो बाइनरी फिशन है इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, जो तो मिलेगा एमीबा में और एक मिलेगा आपको लीशमैनिया में, ठीक है। लीशमैनिया जिससे होता है जो कि काला आजार बीमारी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। क्या होता है, इस तरह से एक फ्लैजिला होता है, तो ये क्या होता है, ब्रेक्स इन डेफिनिट ओरिएंटेशन, जबकि एमीबा क्या होता है, ब्रेक्स इन एनी ओरिएंटेशन, ठीक है ना। अगर इस तरह से एक अमीबा है तो इसकी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे इलोंगेट होता है, लंबा होता है। उसके बाद फिर इसमें जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस तरह से जो ये है दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो ये आपका हो रहा है एमीबा में। तो एमीबा में जो बाइनरी फिशन है उसमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ सेल इनटू टू पार्ट्स, टू डॉटर सेल्स इन एनी ओरिएंटेशन। जबकि लीशमैनिया का जो बाइनरी फिशन है उसमें क्या हो रहा है, जो ब्रेकिंग हो रही है डेफिनेट ओरिएंटेशन में है। अगर इस तरह से ब्रेकिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, एक पार्ट में फ्लैजिला रहेगा, एक पार्ट में नहीं। इसलिए क्या ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए डॉटर सेल बनाने के लिए, यानी कि एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया बाइनरी फिशन। उसके बाद जो मल्टीपल फिशन है, मल्टीपल फिशन होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर ना काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड एक सेलुलर एपरेटस बन जाता है। इसमें एक सेल से, वन सेल से क्या हो रहा है, मल्टीपल सेल्स बन जा रही हैं, मल्टीपल डॉटर सेल्स बन रही है। तो ये आपका है मल्टीपल फिशन। फिशन माने है टूटना। अब फिशन क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। दूसरा टाइप आ गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रेकिंग जो होती है तो दो तीन पार्ट्स में टूट जाता है और हर पार्ट जो है वो एक नई सेल, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर से टूट गया तो फिर आपके इस तरह से दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ये स्पाइरोगायरा यानी कि पॉन्ड सिल्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली दो पार्ट्स में टूट जाता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जब कभी भी ये इलोंगेट हो जाता है, पॉन्ड सिल्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एलगी होता है ये, और ये दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो अब आपका फिशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस आ सकता है। फिशन आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, एग्जाम्पल आप हमेशा लिखो, एग्जाम्पल भी आपको बचाता है। और दूसरा आपका है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या हो रहा है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा या पॉन्ड सिल्क, ठीक है। स्पाइरोगायरा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है। अब इसमें आपका कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से हम सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ना, आपको पता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल है, टिश्यू है, उसके बाद ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है। अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तीन पार्ट्स में टूट जाएगा, इमेजिन करो एक कुत्ता है ना, तो अगर दो पार्ट्स में टूटा तो एक पार्ट्स में लिवर, पैंक्रियास वगैरह रह गया, एक पार्ट में लंग्स, हार्ट वगैरह रह गया, तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फॉर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन where there is location of different tissues, organs and organ systems. So simply breaking into two for complex multicellular organism will not help.
while for simple multicellular organism for fragmentation can occur. Simple multicellular organism like Spirogyra. जो तीसरा टाइप है वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, रीजेनरेट होना। ये प्लैनेरिया है, ठीक है। ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये 3 पार्ट्स में टूट जाएगा तो आपके 3 प्लैनेरिया बन जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है 3 पार्ट में, इसको अगर कोई कट कर देगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट से अगर ये कट होगा, ईच पार्ट विल ग्रो रीजनरेट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ना इसको एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं मानते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ना एक स्पॉन्टेनियस अपने आप में होने वाली प्रोसेस है, ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए। मेट की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक्सटर्नल एजेंट कि कोई इसको काटेगा तब जाकर के ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इसको भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर रहे हैं। अगर कटेगा तो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। कुछ कुछ बॉडी पार्ट जरूर ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है लिजर्ड में, लिजर्ड की टेल कटती है ना तो वो दोबारा आ जाती है। क्या ह्यूमंस में भी ऐसा कोई पार्ट होता है जो कट जाने पर दोबारा आ जाए, बाल और नाखून के अलावा? तो वो है लिवर। लिवर ना अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लिवर आपने देखा है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ट्रायंगुलर शेप की। और ये क्या है, अगर हम किसी को अपना आधा लिवर डोनेट कर देंगे तो दोनों का ही, जिससे मैच कर रहा हो, तो दोनों का ही लिवर पूरा फुल ग्रो हो जाएगा कुछ ही टाइम में, ठीक है। बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये अब लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है वो एक लाइव पर्सन का भी दिया जा सकता है। लिविंग पर्सन का ब्लड रिलेशन में मैच कर जाते हैं और भी उसके अलावा मैच करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गन डोनेशन में इसको किया जा सकता है। वो रीजनरेशन ऑफ अ पार्ट है, नॉट द होल बॉडी। आ गई बात समझ में। फोर्थ पार्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी में एक इस तरह की बल्ज आ जाती है, ठीक है। दिस बल्ज इज नोन एज बड, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें सेल डिफरेंशिएशन होकर के ये होता है। फिर उसके बाद ये कुछ टाइम बाद ऐसे ग्रो हो जाती है और फिर उसके बाद ये क्या करती है, अपने आप को डिटैच कर लेती है और एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। अ बल्ज इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा मे डिटैच इटसेल्फ आफ्टर सम ग्रोथ and may grow into a new organism. This process is known as budding. ये प्लैनेरिया के अंदर भी होता है, ठीक है। यीस्ट के अंदर भी होता है। ये जैसे इसमें हाइड्रा तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है। तो उसमें आपको पता है ऐसे होता है। तो कई बार ना ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स आती जाती है और ये लगती है, चेन ऑफ बर्ड्स कहते हैं, लेकिन ये है यूनिसेलुलर, अलग से भी ये सरवाइव कर सकता है। सो इसका एग्जाम्पल जो है वो है यीस्ट और हाइड्रा। एग्जाम्पल है प्लैनेरिया, याद रहेगा, ठीक है। अगर अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज not an spontaneous process because the organism need an external agent to be to cut it for growing into new organisms, while budding is a spontaneous process and it can occur in a unicellular or multicellular organism, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है 5, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं बॉडी के अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? एग्जाम्पल स्टेम, फ्लावर होता है ना प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेम आ गया, रूट आ गया, या तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आप स्टेम कटिंग बोलोगे, स्टेम कटिंग आपको रोज की आपने देखा होगा, और बहुत सारे प्लांट्स को हम स्टेम से ग्रो कर सकते हैं। जेरेनियम है, रोज हो जाता है, काफी सारे कैक्टस जो हैं वो स्टेम कटिंग से हो जाते हैं, बट रोज जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक, उसके अलावा आपने देखा है पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में इस तरह से आई सी होती है ना, येलो येलो कलर के ये छोटे छोटे। अगर आप एक पार्ट को काट करके जमीन में ग्रो करोगे ना तो वो नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लेयरिंग होती है, जैसे जैस्मिन है, जैस्मिन का ये ब्रांचेस जब बड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पर अगर इसको मिट्टी में कर दे तो यहाँ से नया प्लांट आ जाता है।
इसी तरह से बरगद में भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। और इसके अलावा होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा ट्री है यूजलेस, तो आपने उसको काटा, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो उसका आप काट दोगे और इस पे एक ग्राफ्ट लगा दोगे और यहाँ पर पट्टी कर दोगे, तो फ्रूट ट्रीज की मोस्टली ग्राफ्टिंग होती है और ये आपको कुछ ही टाइम पे अच्छा फ्रूट देने लग जाता है। ठीक है, कम टाइम में, टाइम बचाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से ब्रायोफाइलम एक होता है जिसकी लीफ के नॉचेस में यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट उगते हैं और ये गिर जाते हैं, तो ये ईच वन कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, आपको दिखा भी सकती हूँ इस तरह से। अभी ये ग्रो नहीं हुआ है इसमें, पर इसके लीफ नॉचेस में ये आते हैं और ये मेरे उसी से पैदा हुए हैं नए जो प्लांट्स हैं, तो ये ब्रायोफिलम है। में एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना बहुत ही ज्यादा इसके एडवांटेजेस हैं, मैं तो बहुत यूज करती हूँ अपने गार्डन में। ये जितने भी प्लांट्स हैं ना, मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगाए हैं और मैं अलग अलग जगह से इनको लेकर के आई हूँ। जैसे रोज़ की कटिंग है, इनमें से कुछ ना कुछ तो ग्रो हो ही जाएंगी। और ये मेरी जेरेनियम की कटिंग है, मैं इसको हिली एरिया से ले आती हूँ विंटर्स में। दिल्ली में हो जाती है विंटर्स में और फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसको यहाँ का जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतना सूट नहीं करता है। और ये इसमें क्योंकि हमको एग्जैक्ट कॉपीज मिलती है, मान लो मैंने अपनी फ्रेंड के पास पर्टिकुलर प्लांट देखा जिसका कि सीड भी होता है, पर सीड से मुझे एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिलेगी क्योंकि सीड में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मैं कटिंग लूंगी ना तो मुझे एग्जैक्ट कलर का फ्लावर मिलेगा। हिबिस्कस वगैरह के लिए हम लोग कर सकते हैं ऐसे, और रोज के लिए भी एग्जैक्ट उसी कलर का मिलता है जिसकी कि आपने कटिंग लगाई है। ये फास्टर है, एक नए प्लांट को सीड से ग्रो होने में, जर्मिनेट होने में, ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि कटिंग या फिर ऐसे ग्राफ्टिंग वाला खास करके की जो प्लांट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और तीसरा आपका है कि जैसे वीक सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ना एबिलिटी लूज कर दी है जिन्होंने सीड्स प्रोड्यूस करने की, जैसे कि बनाना है ना, या रोज। तो ये क्या है, कटिंग वगैरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड से हम इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लोगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। आपने ब्रेड में देखा होगा कि ग्रीन कलर का ब्रेड मोल्ड हो जाता है। ब्रेड मोल्ड जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस करता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये हाइफी है, एक तरह का फंगस है ये, और इसका ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है और ये स्पोर्स जो होते हैं हवा में आ जाते हैं। इस समय भी हवा में हमारे चारों ओर स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इनके बाहर ये हार्ड कोटिंग होती है जो कि इनको अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से बचा के रखती है। ठीक है, व्हेनेवर देयर आर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये स्पोर क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। वो स्पोर्स डिफाइन करना है। स्पोर्स आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स which have a tough coating around them and they are capable of reproduction whenever they get favorable conditions of temperature and moisture। ठीक है, तो और क्या बेनिफिट है इसका, because tough coating protects them in unfavorable circumstances of high or very high or low temperatures and dry weather। ठीक है, विंटर्स में जैसे ही बरसात का मौसम आता है ज्यादा चीजें खराब होने लग जाती हैं, क्योंकि स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स को क्या मिल रहे हैं, टेम्परेचर और मॉइस्चर की करेक्ट कंडीशंस मिल रही हैं और वो जर्मिनेट हो रहे हैं, और विंटर्स में वो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन का आपका अक्सर आता है। इसके अलावा एक टिश्यू कल्चर और है। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक्सपेंसिव टेक्निक है, आर्टिफिशियल टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट है ना, जहाँ पे आप हार्मोन्स पढ़े थे ना हमने, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स कौन से वाले पढ़े थे, ऑक्सिन वगैरह होता है, उसकी वो ग्रोइंग वाले पार्ट को ले करके हार्मोन के साथ उसको रखते हैं और कल्चर करते हैं। कल्चर मतलब आर्टिफिशियल ग्रोथ कराते हैं, उसकी एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है, तो इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे ऑर्किड वगैरह प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।